हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आखिरकार प्रश्न कैसे आते हैं, परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार बदल रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 500 एमसीक्यू सीरीज में मैंने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो हर एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। 500 एमसीक्यू सीरीज का ये हमारा 5वां पार्ट है। इससे पहले के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 280 में। दोस्तों, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करना होता है। अगला प्रश्न है, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नवीन जिंदल वर्सेस भारत सरकार केस जो कि 2004 में आया था, इस मामले में निर्णय दिया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक नागरिक का मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो अच्छे से याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 39(a) में दोस्तों समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में सरकार को निर्देश देता है। दोस्तों, ये जो आर्टिकल है वो हमारे भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। हालांकि ये आपको पता होगा लेकिन आर्टिकल जरूरी है। दोस्तों, अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यह अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है कि वह यह तय करे कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या फिर साधारण विधेयक है। तो आर्टिकल को अच्छे से याद रखेंगे कि भैया धन विधेयक का जो निर्धारण होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 110(3) के तहत। और कौन निर्धारित करता है कि ये धन विधेयक है या फिर साधारण विधेयक? तो लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन संविधान सभा के सभी सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1951-52 में। दोस्तों, पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का आवंटन किस जनगणना के आधार पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 1971 की जनगणना पर। दोस्तों, 84वें संविधान संशोधन 2001 में तय किया गया कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चौथी अनुसूची में। दोस्तों, चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेगी और यह आवंटन राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 137। दोस्तों, अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेशों की समीक्षा कर सकता है यदि कोई गलती या फिर न्याय में उसको चूक लगे तो आर्टिकल को अच्छे से याद रखना है। आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ही निर्णयों की समीक्षा की जा सकती है। अगला प्रश्न है,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1993 में। 1993 में सेकेंड जजेस केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की थी। मतलब कॉलेजियम प्रणाली कब आई थी, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो कब आई थी? 1993 में। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्प्रेषण, जिसको अंग्रेजी में सर्श्योरी कहा जाता है। दोस्तों यह रिट उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा तब जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है या कानून का उल्लंघन करता है। इसका उद्देश्य होता है गलत निर्णय को रद्द करना। ठीक है, देखिए उत्प्रेषण कब जारी की जाती है? जब निर्णय हो जाता है। और प्रतिषेध कब जारी की जाती है? ताकि निर्णय को रोका जा सके। तो दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। उत्प्रेषण कब जारी की जाएगी? जब कोई निर्णय हो जाए और कोई भी अधीनस्थ न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दे। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है तो कौन से आर्टिकल के माध्यम से प्राप्त है? आर्टिकल 235 के माध्यम से। दोस्तों आर्टिकल 235 के तहत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण, स्थानांतरण, पदोन्नति और अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार प्राप्त है। तो अच्छे से याद रखेंगे कि उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति कौन से आर्टिकल के माध्यम से प्राप्त है? आर्टिकल 235 के माध्यम से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली लोक अदालत किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 14 मार्च 1982 को। देखिए तारीख को भी अच्छे से याद रखना है। 14 मार्च 1982 को पहली बार लोक अदालत का आयोजन हुआ। स्वतंत्रता के बाद पहली बार लोक अदालत का आयोजन 1982 में गुजरात में किया गया था। तो हो सकता है राज्य भी पूछ लिया जाए कि पहली बार लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। दोस्तों लोक अदालतों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, 13 सितंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया जो उद्देशिका का आधार बना? तो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों इस प्रस्ताव ने संविधान के आदर्शों जैसे संप्रभुता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता की नींव रखी। यही प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना या फिर उद्देशिका के रूप में संविधान का हिस्सा बना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर है केवल एक बार। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से केवल एक बार संशोधन किया गया है। इस संशोधन से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है कुल 11 अधिवेशन। दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। इस दौरान 165 दिनों तक बैठकें हुई। इन 11 सत्रों में से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने में व्यतीत हो गए। तो अच्छे से याद रखेंगे कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन आयोजित हुए? 11 अधिवेशन। दोस्तों कहीं कहीं जगह आपको 12 अधिवेशन भी देखने को मिलेगा और 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को जो लास्ट वाला अधिवेशन हुआ उसको मान लिया जाता है। लेकिन अधिकांश परीक्षाओं में दोस्तों 11 अधिवेशन को ही मान्यता दी गई है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में राज्यों के नाम व उनके क्षेत्रों का विवरण दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है पहली अनुसूची में। दोस्तों पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व उनके राज्य क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। किसी भी राज्य को जोड़ने, हटाने, सीमा बदलने पर इस अनुसूची में संशोधन किया जाता है। कौन सी अनुसूची में?
पहली अनुसूची में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से जुड़े प्रावधान हैं? तो इसका राइट आंसर है 10वीं अनुसूची में। दोस्तों 10वीं अनुसूची को संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। तो अच्छे से याद रखेंगे कि 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसमें संसद व विधानसभा सदस्यों की दल बदल की स्थिति में अयोग्यता का प्रावधान है। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है केशवानंद भारती मामले में। दोस्तों केशवानंद भारती केस 1973 में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। और दोस्तों इसी केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया। इसी के साथ साथ कहा गया कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में भी या फिर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकती। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1976 में। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इन्हें अनुच्छेद 51A के अंतर्गत और भाग 4A के अंतर्गत शामिल किया गया। मतलब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसके माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसी के साथ साथ दोस्तों 51A शामिल किया गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, और संविधान में भाग 4A को जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 21वां प्रश्न है, अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आधिकारिक मान्यता कब मिली? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों अशोक स्तंभ का जो सिंह चतुर्मुख रूप है उसे सारनाथ से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया। तो इसको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है कैबिनेट सचिव। दोस्तों कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है। यह प्रधानमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है और सभी मंत्रालयों और विभागों के बीच में समन्वय का कार्य करता है। तो आशा करता हूं कि आपको इतना समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट जरूर करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। दोस्तों अनुच्छेद 66 अच्छे से याद रखेंगे। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। इसमें राज्य विधानसभाओं की कोई भी भूमिका नहीं होती है। अगला प्रश्न है, संसद में राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। दोस्तों राष्ट्रपति संसद का मुखिया होने के नाते सत्र के आरंभ में अभिभाषण देते हैं। यह अभिभाषण सरकार की नीतियों, योजनाओं और भावी कार्यक्रमों का एक दस्तावेज होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का दायित्व संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर है भाग 4 में, जो कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, इसके अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति, न्याय और सुरक्षा की बात कही गई है। दोस्तों अगर आपको नीति निर्देशक तत्व याद नहीं होते हैं कि 36 में क्या है, 37 में क्या है, 40 में क्या है, तो इन सभी को मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है। अगर आपको याद करने में दिक्कत आती हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा संरक्षित है? तो ये आपके ही इंटरेस्ट का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा संरक्षित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21 द्वारा। दोस्तों अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में कहा है कि इसमें अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 123 में। दोस्तों अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है जब संसद का कोई भी सदन सत्र में ना हो और तत्काल कानून बनाना आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य किस संविधान संशोधन से बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया था। और आगे चलकर दोस्तों 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस तरह सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। चलिए अब आगे बढ़ें दोस्तों, लेकिन एक बार फिर बता दूं कि अगर पूछा जाए कि सहयोगी राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन से दिया, तो 35वें संविधान संशोधन से। और पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया? 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से। तो दोनों को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु संसद की संयुक्त बैठक अनिवार्य नहीं होगी, यह प्रावधान किस संशोधन से जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है 11वें संविधान संशोधन 1961 के माध्यम से इस प्रावधान को जोड़ा गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु संसद की संयुक्त बैठक अनिवार्य नहीं होगी। दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो इसको नोट नहीं करना है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ही गौर करना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। अगला प्रश्न है, लोकसभा में मत बराबर होने पर अध्यक्ष का निर्णायक मत देने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 101 में। यदि लोकसभा में मत बराबर हो जाए तो अध्यक्ष जो है कास्टिंग वोट कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है 12 सदस्यों को। हालांकि ये आपको पता होगा, लेकिन आर्टिकल जरूरी है दोस्तों। आर्टिकल 80(1) के अनुसार राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो आर्टिकल पर अच्छे से गौर करना है। इन सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों से चुना जाता है, जैसे कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय संसद के पास में। हालांकि ये आपको पता होगा, लेकिन आर्टिकल जरूरी है दोस्तों। अनुच्छेद 124(1) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी संख्या संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित की जाएगी। तो आर्टिकल को अच्छे से याद रखना है। आर्टिकल 124(1) में कहा गया है कि संसद जो है न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करेगी। दोस्तों 1950 में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। तो सबसे पहले कितनी संख्या थी, ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 34। दोस्तों 2019 में संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी थी। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। 2019 में इसको परिवर्तित किया गया था। वर्तमान में कितनी है? 34 है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। हालांकि ये भी आपको पता होगा, लेकिन आर्टिकल जरूरी है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 126 में इस प्रावधान को किया गया है कि जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या वे कार्य करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 126 में। ठीक है। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है 14 दिनों के भीतर। दोस्तों अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा और प्रक्रिया को निर्धारित करता है। धन विधेयक पर राज्यसभा की सिर्फ सलाहकारी भूमिका होती है, कोई भी निर्णायक भूमिका नहीं होती। मतलब धन विधेयक जो है पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा उसको केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक के मामले में केवल सलाह दे सकती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर है जस्टिस हरिलाल जे कानिया। दोस्तों इन्होंने 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उसी दिन मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहा। तो इनका नाम अच्छे से याद रखेंगे। उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये वाला मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 233 में। दोस्तों अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदोन्नति और तबादले का प्रावधान किया गया है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से की जाती है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? तो इसका राइट आंसर है 25। दोस्तों वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होना अनिवार्य है। लेकिन वहीं दोस्तों अनुच्छेद 231 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 125 में। दोस्तों अनुच्छेद 125 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है हर उच्च न्यायालय में 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से हो, यह सिफारिश किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों MC सीतलवाड़ा ने। दोस्तों ये जो MC सीतलवाड़ थे ये विधि आयोग के पहले अध्यक्ष थे। यह सिफारिश 1958 में पहली बार विधि आयोग की रिपोर्ट पर की गई थी कि हर उच्च न्यायालय में 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर है 65 वर्ष। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। यह व्यवस्था अनुच्छेद 124(2) के तहत की गई है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है 89वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों 89वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 को संशोधित किया और एक नया अनुच्छेद 338A जोड़ा गया। इसके तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुई। पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग एक ही था, लेकिन इसको 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से अलग कर दिया गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है MC सेतलवाड़। दोस्तों स्वतंत्र भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया। इसके अध्यक्ष MC सेतलवाड़ थे। अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाड़, जो कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी बने। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से याद रखेंगे कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सेतलवाड़। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है 6 अगस्त 1952 को। दोस्तों विभिन्न योजनाओं के अनुमोदन और कार्यान्वयन में
केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। और कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को। यह गैर संवैधानिक निकाय है, यानी इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, और राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मध्य अवधि चुनाव कब कराए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है निर्धारित अवधि से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए तो मध्य अवधि चुनाव कराए जाते हैं। सामान्यतः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि किसी कारणवश सरकार गिर गई हो और कोई वैकल्पिक सरकार नहीं बन पाती तो सदन को भंग करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में समय से पहले ही चुनाव कराए जाते हैं, जिनको मध्य अवधि चुनाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 360 का। दोस्तों, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, और वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आज तक कभी भी इस आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी भी नहीं की गई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में लोकपाल और लोक आयुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है प्रशासनिक सुधार आयोग ने। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। इस आयोग ने प्रशासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए लोकपाल और लोक आयुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, देश के प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है पिनाकी चंद्र घोष को। दोस्तों, पिनाकी चंद्र घोष को 2019 में 23 मार्च 2019 में भारत का पहला लोकपाल घोषित किया गया था। पहली बार लोकपाल उनको नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, किस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से अलग अलग रूप से विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, और यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को दोस्तों लघु संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान में व्यापक बदलाव किए हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया, और ऐसे बहुत से प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हुए। इसी वजह से इसको लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। चलिए अब हम आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, डोंगरी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से डोंगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में टोटल 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? एक तो डोंगरी जोड़ी गई, फिर मैथिली, बोडो और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है, इनके लिए विधि निर्माण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय संसद। हालांकि ये आपको पता होगा, लेकिन आर्टिकल जरूरी है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 246(4) के अनुसार जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधायिका नहीं है, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां पर विधायी शक्तियां संसद के अधीन होती है। तो यहां पर आर्टिकल जरूरी है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 239 और आर्टिकल 246(4). चलिए आगे बढ़ें दोस्तों। अगला प्रश्न है, साबित कदाचार व असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो भैया राष्ट्रपति हटा सकते हैं, संसद के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर। दोस्तों, आर्टिकल 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के समान ही होती है।
अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति है? तो इसका राइट आंसर है विधायी प्रकार की। दोस्तों, अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद सत्र में ना हो और तत्काल कानून की आवश्यकता हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। और ये किस प्रकार की शक्ति है? विधायी प्रकार की। चलिए अब हम आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो भैया सुप्रीम कोर्ट के पास में भेजे जाते हैं। हालांकि ये आपको पता होगा, लेकिन आर्टिकल जरूरी है दोस्तों। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े सभी विवादों का अंतिम और एकमात्र निवारण करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? यहाँ पर पूछ रहा है कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल कौन सा है? 75(3)। दोस्तों, अनुच्छेद 75(3) स्पष्ट करता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। इनका उद्देश्य संघीय ढांचे में कार्यपालिका के स्तर पर सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 30। दोस्तों, अनुच्छेद 30(1) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित व संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम है? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है R.M. बेथो। अगर इनका पूरा नाम परीक्षा में आए तो पूरा नाम भी याद रखना है। इनका पूरा नाम था दोस्तों रोज मिलियन बेथो। इन्होंने 23 सितंबर 1992 से 23 अगस्त 1996 तक यूपीएससी की अध्यक्षता की थी। तो महिला अध्यक्ष कौन थी? R.M. बेथो। अगला प्रश्न है, संसद में बजट पेश करते समय सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है वित्त मंत्री। दोस्तों, भारतीय संसद में बजट हर वर्ष वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश किया जाता है। तो अच्छे से याद रखेंगे कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 112। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त वेतन और भत्तों का व्यय किस पर भारित होता है? तो इसका राइट आंसर है भारत की संचित निधि पर। दोस्तों, राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और अन्य खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। यह खर्च संसद द्वारा वोट नहीं किया जाता, यानी बिना मतदान के ही स्वीकृत मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की अवधारणा की पहचान सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा की गई थी? मतलब पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की जो अवधारणा दी गई थी वो किस आयोग ने सर्वप्रथम दी थी? तो इसका राइट आंसर है मंडल आयोग ने। दोस्तों, मंडल आयोग की स्थापना 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में हुई थी। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर याद रखना है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इस आयोग ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। साथ ही क्रीमी लेयर की अवधारणाओं को भी यहाँ पर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आकस्मिक निधि किसके अधिकार में होती है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के अधिकार में। दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 267 के तहत केंद्र सरकार के लिए आकस्मिक निधि का प्रावधान है। यह राष्ट्रपति के अधीन होती है, जो इस निधि से तत्काल व्यय की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं? तो भैया लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। और दोस्तों, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं आमतौर पर विपक्षी दल से होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से मिलती है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद
312 से। दोस्तों, अनुच्छेद 312 संसद को यह शक्ति देता है कि वह राज्यसभा की सहमति से अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस आदि की स्थापना कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संशोधन के तहत बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। इससे शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। चलिए अब हम आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 को सेफ्टी वोल्व यानी सुरक्षा कपाट किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 356 को एक सेफ्टी वोल्व यानी सुरक्षा कपाट कहा, ताकि केंद्र सरकार असाधारण परिस्थितियों में राज्य में शासन को संभाल सके। तो अच्छे से याद रखेंगे, सेफ्टी वोल्व किसने कहा 356 को? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 20 और 21 जो मौलिक अधिकार हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते, और ऐसा प्रावधान किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 143 यानी 143। दोस्तों, ये जो परामर्श होता है वो अनिवार्य रूप से बाध्यकारी नहीं होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति उस पर अमल करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया। यह आरक्षण दोस्तों शिक्षा और रोजगार में दिया जाएगा, और इसके लिए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया था। चलिए अब आगे बढ़ें दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्या भारत के उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है नहीं। दोस्तों, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता, बल्कि उन्हें राज्यसभा और लोकसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही हटाया जा सकता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव जो है राज्यसभा में लाया जा सकता है, जहां से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, और दोस्तों यही प्रस्ताव फिर लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। इसके बाद उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 24। दोस्तों, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों और कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने के अंतर की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 85। आर्टिकल को अच्छे से याद रखना है। दोस्तों, इस अनुच्छेद के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतर 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। देखिए, हम सभी को पता होता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल पता नहीं होता, तो आर्टिकल को भी अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। दोस्तों, भारत का महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए अब आगे बढ़ें दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 35 वर्ष। दोस्तों, संविधान के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष या अधिक हो राज्यपाल बनने के योग्य होगा। दोस्तों, इसके अतिरिक्त वह संसद या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनमें समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बॉम्बे राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 मई 1960 को। दोस्तों, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत, देखिए अधिनियम को भी अच्छे से याद रखना है। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत भाषाई आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है मोरारजी देसाई। ये सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री भी रहे, इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर ली थी। तो यहाँ पर प्रश्न बदल गया है। प्रश्न क्या है? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। 1977 में आम चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराया और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। चलिए अब आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उतना ही कार्यकाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रपति की मृत्यु के पश्चात उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है अधिकतम 6 माह तक। हालांकि ये आपको पता होगा, लेकिन आर्टिकल जरूरी है दोस्तों। आर्टिकल 65 के अनुसार राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यभार को संभाल सकते हैं। इसके अंदर अंदर चुनाव कराना आवश्यक होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित कौन से व्यक्ति थे? तो इसका राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित हो चुके थे। दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्ण को 1954 में और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को 1963 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यों के संघ के रूप में। दोस्तों, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, जिसका अर्थ है भारत की एकता राज्यों की सहमति पर निर्भर नहीं होगी और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ें दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 54 में। दोस्तों, इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। देखिए अच्छे से याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और विधान परिषद भाग नहीं लेती है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, और इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 54 में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 87 में। दोस्तों, राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद के पहले सत्र में संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं, जिसमें सरकार की नीतियों और योजनाओं की रूपरेखा बताई जाती है। तो आर्टिकल को अच्छे से याद रखेंगे। अभिभाषण का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 87 में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स जरूर देना है, ताकि थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी समझ आए कि मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो आपको समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा से प्रधानमंत्री बना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु होगी 25 वर्ष, और कोई व्यक्ति राज्यसभा से प्रधानमंत्री बना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु होगी 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति को।
दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद त्याग दोनों ही राष्ट्रपति के माध्यम से होते हैं। वह अपने पद से त्याग पत्र राष्ट्रपति को लिखित रूप से देते हैं और इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 217 में। तो आर्टिकल को भी अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न हमारे सामने है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 2 जून 2014 को। दोस्तों, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण हुआ। वर्तमान में 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इस तरह से 29 राज्यों से घटकर 28 राज्य हो गए हैं। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था? 2 जून 2014 को। अगला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम यानी सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को। दोस्तों, आरटीआई अधिनियम नागरिकों को सरकार से सूचना प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार देता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित हो सके। चलिए आगे बढ़ें दोस्तों। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते थे? तो इसका राइट आंसर है 2 सदस्य। दोस्तों, अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व लोकसभा में पर्याप्त न हो तो राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब लोकसभा में किसी भी एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है 22 भाषाएं। दोस्तों, शुरुआत में 14 भाषाएं थी, लेकिन विभिन्न संशोधनों द्वारा इन्हें बढ़ाकर 22 कर दिया है। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ें दोस्तों। अगला प्रश्न है, गोवा को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है 1987 में। दोस्तों, 30 मई 1987 को गोवा को दमन द्वीप से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। यह भारत का 25वां राज्य बना। अगला प्रश्न है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है 1992 में। दोस्तों, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अब ये 3 भाषाएं कौन सी थी? अगर ये याद नहीं होता है तो आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 भाषाओं का नाम है दोस्तों नमक। ना से हो गया नेपाली, मा से हो गया मणिपुरी और का से हो गया कोंकणी। मतलब 1992 में दोस्तों नमक को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक के साथ साथ कमेंट जरूर करिएगा। मैंने 5 राज्यों के पिछले 5 वर्षों के पेपर्स को एनालाइज करने के बाद इन प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। बहुत मेहनत की है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो कमेंट जरूर करिएगा। प्रश्न को देखते हैं। 1993 में गठित प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति फजल अली। इसका उद्देश्य क्या था? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु जांच करना। अन्य सदस्य कौन कौन से थे दोस्तों? तो अन्य सदस्य भी पूछे जा सकते हैं कि फजल अली आयोग में अन्य 2 सदस्य कौन थे। तो देखिए, अन्य 2 सदस्य थे HN कुंजरू और KM पणिकर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है BG खेर। दोस्तों, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष BG खेर थे। तो नाम अच्छे से याद रखना है। BG खेर जो है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे और इसका गठन कब हुआ था? 1955 में। आर्टिकल कौन सा था? 344। दोस्तों, इस आयोग का गठन संघ के आधिकारिक कार्यों में हिंदी के क्रमिक उपयोग और अंग्रेजी के उपयोग पर प्रतिबंध के बारे में सिफारिश करने के लिए किया गया था। मतलब इस आयोग ने सिफारिश की थी कि हिंदी का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ाया जाए और अंग्रेजी का प्रयोग धीरे धीरे कम किया जाए। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, हम भी जानते हैं अच्छे से। मतलब इस आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए कर से छूट का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद
27 के तहत दोस्तों यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों से कर एकत्रित नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल घोषित होने के कितने दिनों के भीतर संसद से अनुमोदन लेना होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2 महीने या फिर 60 दिनों के भीतर। दोस्तों अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यदि वित्तीय स्थिरता को खतरा हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद से अनुमति मिलना आवश्यक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो इसका राइट आंसर है 29 अगस्त 1947 को। डेट अच्छे से याद रखेंगे कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या राष्ट्रपति आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों पहले आंतरिक अशांति शब्द अनुच्छेद 352 में था, जिसके आधार पर 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद में आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया ताकि अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग न किया जा सके। चलिए आगे बढ़ें दोस्तों। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति ने। हालांकि ये आपको पता होगा, लेकिन कुछ बातें अच्छे से याद रखना है कि अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 263 में। दोस्तों अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं, जो केंद्र व राज्यों के बीच में समन्वय बनाने का काम करती है। 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो अच्छे से याद रखेंगे कि पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? 1990 में। और अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 263 में। अगला लास्ट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या है, संसद के कुल कितने नियमित सत्र होते हैं? उनके नाम क्या हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। क्रम भी यही है, तो इसको भी याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो 500 एमसीक्यूज की सीरीज थी वो खत्म होती है। ये 500 एमसीक्यू सीरीज का हमारा 5वां पार्ट था। इससे पहले हमने 4 वीडियोस में 100 प्रश्नों को डिटेल से कवर किया था। इसका जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पूरा कंपाइल करके एक साथ दे दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो टेलीग्राम चैनल तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपना रिस्पॉन्स कमेंट में ज़रूर डालें। थैंक यू।